हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 25 फरवरी को पेपर देने वाले हो चित्रकला का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज वीडियो में आप लोगों का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा 25 फरवरी को। ठीक है, और 25 फरवरी को आप 70 में 70 मार्क्स लेकर आओगे। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से आप लोग इन सारे प्रश्नों को तैयारी कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। बता रहा हूँ कि इस बार हमको लगता है कि 95% आप लोगों का फिक्स है। तो लोगों को मालूम नहीं है आप लोगों की तैयारी के बारे में कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लोग तो वो सोच रहे हैं कि आप फेल हो जाओगे, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। सीधे रिजल्ट दिखाना आप लोग, ठीक है, 95% का कि भैया देखो कैसे हम लोगों को, आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि नहीं ला पाएंगे, लेकिन देखिए हमने कर दिखाया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस बार हम लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लेके आने वाले हैं। इस बार टॉपर बनना है हम लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखो, इस वीडियो से जितना क्वेश्चन बताऊंगा उस कला के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो 20 नंबर तो यहाँ मतलब फिक्स है, बहुविकल्पीय फिक्स है। और एक अलग से आप लोगों को चित्र बनाने के लिए जो प्रश्न आते हैं 50 नंबर के, वो चित्र बनाने वाला मैं आप लोगों को बता दूंगा। पूरा मतलब 70 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से ही उत्तर को जांच करके आप लोगों को देना पड़ेगा, अन्यथा गलत कर जाओगे, क्योंकि प्रश्न बहुत कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्राय किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए बताइए कि जल रंग किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं प्राकृतिक दृश्य अगर चित्रण बनाना होगा तो। गहरे रंग के, कि हल्के पीले, हल्के पतले पीले रंग के, कि काले रंग के, कि सफेद रंग के। ठीक है, और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक अगर दृश्य का चित्रण बनाना है तो उसमें जो जल रंग जो होता है वो किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर होगा इसका कि हल्के पतले पीले रंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को याद करना है। और आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्रश्न अच्छा है कि झोपड़ियों के चित्रण में छपरों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर झोपड़ी आपको बनाना है तो उसमें जो छप्पर ऊपर लगे होते हैं वो किस रंग के प्रयोग किए जाने चाहिए। सफेद रंग के, गुलाबी रंग के, कोबाल्ट ब्लू रंग के, कि पीला। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पीले रंग का, मतलब ऑप्शन डी, मतलब पीले रंग के प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप कोई झोपड़ी का चित्र बना रहे हो और ऊपर छप्पर का अगर आप बनाए हो छप्पर, तो उसको अगर कलर करना होगा तो किस रंग से करोगे, तो पीला रंग से करोगे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। और तीसरा प्रश्न यह है कि संध्या काल में आकाश का रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है। कह रहा है कि शाम का अगर देखा जाए संध्या काल, शाम के समय जो आकाश का रंग होता है बहुत अधिक चटकीला होता है। तो उसमें किस रंग का आभास होता है, आभास मतलब कमी होता है। पीला, नारंगी, लाल, की ये सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर होगा ये होगा ये सभी, मतलब पीले रंग का भी नारंगी और लाल रंग का आभास होता है। ठीक है, आभास मतलब प्रतीत होता है, ऐसा आप मान सकते हो। किस रंग का आभास होता है, प्रतीत होता है, तो देखिए पीला भी दिखने लगता है, नारंगी और लाल, मतलब सभी का मिक्स कलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तीसरा यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि शरद ऋतु, देखिए किसकी बात कर रहा है कि शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर शरद ऋतु की रात का अगर चित्रण करना हो तो किस रंग का प्रयोग करेंगे, हम बताइए। बैगनी रंग का, कि गहरा हरा रंग का, कि हरा रंग का, कि नीला रंग का। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत प्यारा प्रश्न है कि शरद ऋतु की रात का अगर चित्रण करना होगा तो किस रंग का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बैगनी रंग का प्रयोग करेंगे, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, किस रंग का प्रयोग करेंगे, तो बैगनी रंग का। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, जैसा देख पा रहे हो, कह रहा है कि बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा गया है। बताइए, अगर हम बात करें बनावट के आधार पे, तो जो आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा गया है। 2, 3, कि 4, कि 5। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5वें का। बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 प्रकारों में बांटा गया है। कितने, 4 प्रकारों में बांटा गया। देखिए यही सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बस आप इसकी प्रैक्टिस जितना हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसका आंसर मालूम रहेगा।
ठीक है। नहीं तो मेरे बताने के बावजूद भी अगर आंसर नहीं मालूम रहेगा आप लोगों को तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आप करते रहिए इन प्रश्नों की, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? अगर हमें सूक्ष्म आलेखन की रचना करना है तो बताइए कि किस आलेखनों के मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय कि ये सभी? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा कि सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? तो देखिए ये सभी होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक भी होता है और अलंकारिक भी और ज्यामितीय भी होता है, मतलब ये सभी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न हो गया और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां यह है कि जर्मन वैज्ञानिक थे आस्टवाल्ड, ठीक है। जर्मन वैज्ञानिक आस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? उन्होंने बता जो जर्मन वैज्ञानिक थे आस्टवाल्ड, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया है कि आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों का समावेश होता है, ठीक है। 5, 6, 8 कि 10? बताइए क्या होगा राइट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने रंगों का समायोजित किया जाता है? तो 8 रंगों को, ठीक है। कितने रंगों को? 8 रंगों को किया जाता है। मतलब प्रश्न 7वें का ये सी जो है राइट आंसर होगा। देखिए यह जो वैज्ञानिक थे जर्मन वैज्ञानिक आस्टवाल्ड, इनका कथन है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके अनुसार ही बताया गया है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इस प्रश्न को आप तैयार रखिए बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होता है। कह रहा है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होता है क्या? लाल, पीला, नारंगी कि ये सभी? बताइए प्रश्न नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होता है, तो सभी शामिल होते हैं, मतलब लाल रंग भी होता है, पीला रंग भी, नारंग भी। एक चीज आपको मैं नोटिस करता हूँ, यहाँ बताता हूँ आप लोगों को पॉइंट, कि जब भी इस प्रकार के ऑप्शन आए जिसमें आपको लिखा रहे ये सभी, तो अधिकतर ये सभी ही सही होता है, ठीक है। तो अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम नहीं है, अगर उसमें ऑप्शन ए सभी है तो आप उस पर ही क्लिक करें, ठीक है। ज्यादातर आपको, हमको लगता है कि 98% देखने को केस में मिलता है कि ये सभी ही होता है, ठीक है। तो अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप इस पे ही क्लिक कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों जिसे प्राथमिक रंग कहा जाता है, किसे शामिल नहीं किया जाता है? कह रहा है कि रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पे आईएमपी आप लगा लीजिए और देखते हैं कितने बच्चों इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का तो देखिए रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो हरे रंग को। किनको? हरे रंग को शामिल नहीं किया जाता है मूल रंगों में, ठीक है, जिसे हम प्राथमिक रंग भी कह सकते हैं। चलिए याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। प्रश्न 10वां देखिए क्या है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 10वां यह है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? मतलब कितने ऐसे कोण होंगे कि जो न्यून कोण हो सकते हैं? कितने ऐसे कोण? 1, 2, 3 की निश्चित नहीं किया जा सकता है? बताइए प्रश्न नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादातर कितने कोण ऐसे होंगे जो न्यून कोण हो सकते हैं? तो 3 कोण, तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम चाहिए 3 ही कोण होते हैं त्रिभुज में, 1 कोण, 2 कोण, 3, और तीनों के तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न 10वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इस प्रकार अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे। जैसे ये प्रश्न है तो ये तो आसान है कि किसी त्रिभुज की अगर सभी भुजाएं अगर समान है तो किस प्रकार के त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की विषमबाहु त्रिभुज? तो बताइए किसी त्रिभुज है और किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान है तो समबाहु त्रिभुज में कहलाएगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कर लोगे। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ठीक है, तो सभी मिक्स आते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे क्योंकि आप मैथ पढ़े हो, ठीक है। और मैथ पढ़े हो तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों से। इस प्रकार के अगर प्रश्न आता है एग्जाम में तो प्रश्न 11 क्लियर हो गया ना। अब प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 12 देखिए क्या है। कह रहा है कि वृत्त पर वाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए कितना सिंपल है। कोई कह रहा है कि कोई वृत्त है और वृत्त से कोई एक बिंदु वाय यहाँ बिंदु है वृत्त से बाहर, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बताइए केवल 1, केवल 2, असंख्य कि ऑप्शन डी शून्य?
बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए स्पर्श रेखा बता रहा है, तो देखिए एक तो यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ से टच करेगा, एक यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से। और बताइए कोई रेखा है कि जो यहाँ पे स्पर्श कर पाए? नहीं। मतलब कि वृत्त के वाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ लोग असंख्य अनंत बताएंगे। अरे असंख्य क्या, अब कहाँ से खींचोगे बताओ? अब कहाँ कोई रास्ता और है जहां से खींचोगे जो इसको स्पर्श करे? बीच में से खींचोगे तो प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, स्पर्श कर उसको टच करते हुए जाए तो केवल 2 ही ऐसी हम लोग रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 13 है कि प्रावैधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? अगर हम प्रावैधिक कला की बात करें तो किस कोण की जो रचना है वो संभव नहीं है? 45 अंश, 30 अंश, 75 अंश, 22 अंश। बताइए कि प्रावैधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों 22 अंश का कोण की रचना संभव नहीं है। बाकी तो 30 अंश आराम से, 75 अंश भी 45 आराम से बना लोगे। ये जो 22 अंश का कोण है ये संभव नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, आप आराम से कर पाओगे अगर आप डेली पढ़ते हो, इन चीजों को प्रैक्टिस किए हो तो कोई बहुत भारी काम नहीं है, आराम से चाहोगे तो 70 में आराम से 65-68 नंबर ऐसे इस प्रकार के नंबर तुम ला सकते हो। ठीक है, बस प्रैक्टिस तो करनी है आप लोगों की। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है। चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? अगर किसी चित्रण को अगर हमें प्रभावी बनाना है तो विशेष योगदान किसका होता है? छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, कि ये सभी? बताइए। तो हमने कहा था कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए उसमें ऑप्शन ए सभी रहे तो उसी को ही मारते हैं। और आपको मालूम भी होगा कि किसी भी चित्रण को अगर सुंदर बनाना है तो छाया तो चाहिए भैया, प्रकाश भी उसका चाहिए, पेंसिल का तो प्रयोग नहीं करोगे तो बनेगा कैसे वो? तो मतलब ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? अगर स्मृति चित्रण में अगर हमें किसी छाया को दिखाना है तो किस रेखा का प्रयोग करेंगे? लाल रेखा का, सफेद रेखा का, मोटी रेखा का, कि बड़ी रेखा का? बताइए क्या होगा राइट आंसर। कि स्मृति चित्रण में छाया को अगर दिखाना होगा तो किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों मोटी रेखा का प्रयोग। अगर मोटी रेखा आपने बता दिया तो समझ लीजिए कि छाया को डिनोट कर दिया आपने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर ये आपका 15 था, जो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या है कि आयताकार, देखिए प्रश्न क्या बोला है कि आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है? अगर आयताकार और वर्गाकार हम स्मृति चित्रण बनाए हैं तो किसका विशेष महत्व होगा? बताइए इन दोनों में, आकृति का, त्रिज्या का, क्षेत्रफल का, रंग का? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा कि आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है? तो त्रिज्या का होता है मेरे प्यारों। तो त्रिज्या आपने कितना लिया है यह सबसे ज्यादा विशेष महत्व डिनोट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है कि स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? स्मृति चित्रों में प्रकाश को और छाया को हम प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? बताइए HB पेंसिल, कि 2B पेंसिल, कि 4B पेंसिल, की उपयुक्त सभी? तो सिंपल हमने बताया कि अगर ऑप्शन में दिख जाता है कि उपयुक्त सभी तो आप इसी पे ही क्लिक कीजिए और इसका राइट आंसर भी यही होगा क्योंकि हम इन सभी पेंसिलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्मृति चित्रों में प्रकाश और छाया को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है? बताना कि कौन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है? वृक्ष, नदी, मकान, कि पहाड़? तो ये तो प्रश्न बहुत सिंपल, आपको मालूम होगा कि प्राकृतिक से कौन बनाई गई है, मानव से निर्मित कौन इसमें से चित्रण है? ठीक है, तो मकान ही होगा, आपको सिंपल मालूम है क्योंकि वृक्ष आपका प्राकृतिक का ही रूप होता है, नदी भी प्राकृतिक दृश्य ही है, पहाड़ भी आपका प्राकृतिक दृश्य है। ये मकान जो है लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप में नहीं मिलती है, प्राकृतिक इसको नहीं बनाती है मकान को। ठीक है, चलिए और प्रश्न 19 देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 19 ये है कि आलेखन का जो वर्गीकरण है वो
किन आधारों पर किया जाता है? और किसी आलेखन का वर्गीकरण करना है तो किस आधार पे आप कर सकते हो बताओ? बनावट के आधार पे, कि सजावट के आधार पे, कि स्पष्ट एवं अस्पष्ट, कि बनावट एवं सजावट दोनों पे? ठीक है, बताइए कि आलेखन का वर्गीकरण अगर करना होगा तो किन आधार पे हम कर सकते हैं? तो देखिए, बनावट के आधार पे भी किया जाता है और सजावट के आधार पे भी किया जाता है। दोनों केसों में हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो बनावट और सजावट दोनों होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ बढ़ते। देखिए क्वेश्चन 20वां जो है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। कि कह रहा है कि जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे दूर खड़ा है, आप देखेंगे तो कभी कभी कुछ दूरी पे आपको ये लगेगा कि हाँ, आसमान और पृथ्वी दोनों मिल आगे चल के मिल जाएंगे। कभी किसी एक जगह खड़ा होकर कहीं दूर देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, आगे चल के यार आसमान और पृथ्वी दोनों मिल गए होंगे। तो वही कह रहा है कि वो अगर उसको दर्शाना होगा तो किस रंग का प्रयोग करेंगे अगर हमें चित्र बनाना होगा तो? नारंगी, लाल रंग, हल्के बैगनी रंग, की धुंधले तथा अस्पष्ट? बताइए, क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो उस तरह का अगर हमें शेड बनाना है, फिगर बनाना है, तो किस रंग का प्रयोग करेंगे? तो हल्के बैगनी रंग का प्रयोग करते हैं, हल्के बैगनी रंग का। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 20वां भी हो गया। क्वेश्चन बढ़ते हैं 21 की तरफ। चलिए मेरे प्यारा विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है कि स्मृति चित्रण में, देखिए फिर आ गया स्मृति चित्रण में, व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है? ठीक है, अगर स्मृति चित्रण है तो उसमें व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचानेगा? स्मृति चिंतन द्वारा, कि स्मृति भंडारण द्वारा, कि मानव चित्रण द्वारा, कि प्राकृतिक चित्रण द्वारा? बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल इसका ट्रिक यह है कि अगर स्मृति चित्रण है तो उसको आप स्मृति भंडारण द्वारा ही आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, स्मृति चिंतन द्वारा नहीं, भंडारण द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए ये मानव तो होगा नहीं, प्राकृतिक होगा नहीं। जब भी होगा देखिए स्मृति चित्रण है तो स्मृति से ही होगा, चाहे तो वो तो स्मृति चिंतन होगा तो स्मृति भंडारण, तो चिंतन तो होगा नहीं, तो स्मृति भंडारण द्वारा ही हम वस्तु को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 देखिए क्या है। कह रहा है कि वस्तु में शेड डालते समय, शेड मतलब छाया होता है, कि वस्तु में छाया डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे चित्र स्पष्ट हो, कि चमक पर प्रभाव न पड़े, कि रंग न उड़े, कि कागज गंदा न हो। मतलब किसी वस्तु का अगर आपको छाया डालना है तो मुलायम रबड़ का तो प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ऐसा इसलिए करते हैं कि चमक पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे तो चमकने लगेगा वो, तो चमक पे प्रभाव ना पड़े उसका कोई, इसलिए हम लोग वहां पे मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 देखिए क्या है। कह रहा है कि पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है? कह रहा है कि अगर पहाड़ियों को किस रंग से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे उसको किस रंग से दिखाएंगे? बैगनी रंग से, काले रंग से, पीले रंग से, नारंगी रंग से? किसी चित्र में अगर पहाड़ियों को अगर आपको दिखाना है तो किस रंग से आप दिखाएंगे? यही प्रश्न पूछा है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसको हम ना बैगनी रंग से प्रदर्शित करेंगे, किसे? बैगनी रंग से दिखाएंगे उसको हम पहाड़ियों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 24 देखिए क्या है राइट आंसर 24 का। कि निम्नलिखित में से धरातलीय आलेखन, ठीक है, निम्नलिखित में से धरातलीय जो आलेखन को प्रदर्शित कौन करता है बताइए? बेडशीट, की पर्दे, की कपड़े, की ये सभी? ठीक है, हमने आपसे बार बार कहा कि अगर ये सभी ऑप्शन दिख रहा तो आप इसी को क्लिक करोगे, क्योंकि धरातलीय जो आलेखन है वो बेडशीट, पर्दे, कपड़े सब धरातलीय आलेखन है। ठीक है, और ये सभी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो जब भी ये सभी देखे तो आप इसी पे क्लिक आप लोगों को करना है, मैं आगे बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, और देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। कि आस्टवाल्ड, देखिए आस्टवाल्ड के अनुसार, ये भी साइंटिस्ट ही थे, आस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन रंग शामिल होता है? देखिए आष्टवाल्ड मतलब होता है 8 रंगों का समूह रहता है। आष्टवाल्ड में क्या होता है कि 8 रंग होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, 8 रंगों का समावेश होता है, उसको आष्टवाल्ड कहते हैं। कह रहा है कि उसमें आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? ठीक है, पीला एवं नारंगी, लाल एवं बैगनी, गहरा हरा, आसमानी नीला और धनी, की ये सभी? तो ये सभी है तो आप इस पे ही क्लिक करोगे। और 8 रंग भी हो गए, देखिए पीला एक रंग, नारंगी दूसरा रंग,
लाल तीसरा रंग और बैंगनी चौथा रंग, गहरा पांचवा, आसमानी छठवां, नीला सातवां और ये धानी आठवां। मतलब 8 रंगों का जो आस्ट वाला एक फिगर होता है उसमें 8 रंग का समावेश होता है। 8 रंग होते हैं कौन कौन? तो देखिए पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, गहरा हरा, आसमानी, नीला, धानी, ये सभी होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में देखिए 25 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया है तो 20 नंबर कहीं नहीं गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब तो आपने एकदम कंफर्म कर लिया है। अब इसी प्रश्नों की प्रैक्टिस बार बार आपको करके जानी है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जिस प्रकार तैयारी कराई जा रही है मेरे चैनल पे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।